विक्रमादित्य के उसी वैभव को फिर से उज्जैनी के माध्यम से पूरे भारत में स्थापित करने के लिए एक भगीरथ प्रयास हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो उज्जैन के अपने लाडले हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और वो कोई भी जननायक यदि पूरे संकल्प के साथ किसी काम को आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से इसमें संकल्प में सिद्धि मिलती है। और केवल इस विक्रमोत्सव में हम लोग जैसा देख रहे हैं कि केवल साहित्यिक गतिविधियां नहीं हो रही, यहाँ व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं, यहाँ पर उद्योगों की बातें हो रही हैं, यहाँ पर 2-3 शहरों को मिलाकर के एक मेट्रोपोलियन जो सिटी की बात हो रही है, ये सब कुछ जो उनका चिंतन है ये उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उज्जैनी जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में नेतृत्व कर रही है, मोक्षपुरी है, महाकाल की नगरी है। नमस्कार, भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मध्य प्रदेश की पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैनी इन दिनों अपने महान सपूत सम्राट विक्रमादित्य के महोत्सव में तल्लीन है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। इस 139 दिवसीय जो कि विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव है, सबसे ज्यादा दीर्घावधि तक चलने वाला महोत्सव है, इस महोत्सव में अनेकानेक विभिन्न विधाओं के आयोजन होने हैं। संस्कृत से संबंधित तो है ही, इसके अलावा नाट्य, नृत्य, गीत, संगीत, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन तो है ही। इसके अलावा व्यापारिक मेला और हमारी जो वन संपदा है उसका मेला भी इस महोत्सव की शोभा बढ़ा रहा है। किंतु उज्जैनी के महान सपूत सम्राट विक्रमादित्य का वैभव न केवल मध्य प्रदेश, भारत बल्कि विश्व भर में कीर्तिमान रहा है। सम्राट विक्रमादित्य की कीर्ति, यश कैसे विश्व में फैला, कैसा था उनका सत्ता संचालन, कैसे प्राप्त की उन्होंने सिद्धियां और उस समय का उज्जैनी का वैभव कैसा था, इन्हीं सब बातों को हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज संवाद श्रृंखला में महान विभूति है महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर तुलसीदास पोरवा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पोरवा जी, उज्जैनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है। हमारे तमाम साहित्यिक ग्रंथ उज्जैनी के वैभव कीर्ति से भरे हुए हैं और सम्राट विक्रमादित्य उसी उज्जैनी के महान सपूत हैं। हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि सम्राट विक्रमादित्य का यश, कीर्ति का विस्तार कैसे हुआ। जी, देखिए, पुराणों में जो उज्जैनी की चर्चा आती है सबसे विस्तार से चर्चा आती है स्कंद पुराण में। अवंती खंड लिखा हुआ है और पूरा उज्जैन पर ही केंद्रित है। महाकाल का आविर्भाव कैसे हुआ, 84 महादेव कैसे उद्भव हुए, क्षिप्रा जी कैसे आई, यहाँ जो सप्त सागर हैं, 12 आदित्य हैं, 12 विष्णु हैं, इन सब की उसमें विस्तार से चर्चा है। लेकिन जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो विक्रमादित्य के संबंध में जो आदि विक्रमादित्य हैं, आज से 2000 वर्ष पूर्व जिनका विश्व भूभाग में अवतार हुआ था, उसकी चर्चा केवल भविष्योत्तर पुराण में की गई है। भविष्योत्तर पुराण में समय का भी लिखा हुआ कि कलयुग आ जाने के 3000 साल के बाद उनका इस पृथ्वी में अवतार हुआ। तो यह बहुत स्पष्ट संकेत है कि विक्रमादित्य जिनकी स्मृति में ये शोधपीठ काम कर रहा है, आज से वो 2000 से अधिक वर्ष पूर्व इस धराधाम में आए, 2500 साल पहले आए। और उन्होंने जो है अभी दूसरे वामपंथी इतिहासकार हैं, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही विक्रमादित्य के रूप में सर्वत्र प्रसारित कर रहे हैं पूरे विश्व में। लेकिन ये उज्जैन का विक्रमादित्य शोधपीठ एक ऐसा रिसर्च सेंटर है, शोध केंद्र है, जिसके विद्वान आचार्यों ने, भगवती लाल राजपुरोहित जैसे आचार्यों ने, उन्होंने तमाम साक्ष्यों से, चाहे वो ऐतिहासिक हों, पुरातात्विक साक्ष्य हों और साहित्यिक साक्ष्य हों, सबसे उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि विक्रमादित्य जिनके नाम से विक्रम संवत प्रवर्तित हुआ है, आज 2082 चल रहा है, वो 2082 वर्ष पूर्व
वो इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने उज्जैनी को अपने राज्य का केंद्र बनाया। उस समय अवंती जनपद और बाद में उसका नाम मालव हुआ के नाम से जाना जाता था। जब हम पुराणों की बात करते हैं तो वहाँ पर उज्जैन के 11 नामों की चर्चा आती है। उसमें ये मोक्षपुरी के रूप में भगवान महाकाल की ये नगरी है और इस नगरी का नाम एक प्रतिकल्पा है, ये कभी नष्ट नहीं होती। जब कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो संसार नष्ट हो जाता है, जलमय हो जाता है। लेकिन ये उज्जैन एक ऐसा पृथ्वी में एक ऐसा नगर है, शहर है, स्थान है जो कल्प के अंत होने पर भी बराबर बना रहता है। इसीलिए इस नगरी का नाम प्रतिकल्पा है। ये जो 11 नाम प्रतिकल्पा है, कनकसरंगा है, श्री विशाला है, कुशस्थली है, उज्जैनी है, ऐसे इसके जो नाम हैं, इनके एक एक नाम की चर्चा, नामकरण का जो आधार है वो बकायदे अवंती खंड में अलग अलग अध्याय में वर्णित भी आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो विक्रमादित्य का जो 82 वर्ष पूर्व जो वैभव था हमारे देश का, कि उस समय हमारा ये भारतवर्ष बहुत ही समृद्ध, चंद्रगुप्त के समय भी था इसलिए वो भ्रम होता है, लेकिन उसके पूर्व विक्रमादित्य के समय में भी हमारा ये पूरा भारतवर्ष अत्यंत समृद्ध था। इसकी सीमाएं बहुत व्यापक थी आज के भारत से। और उस समय शक हमारे देश में जब वो राज्य सत्ता नहीं संभाले थे उसके पूर्व, हमारे यहाँ शकों का आक्रमण हुआ था। उन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा था। जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली तो उन्होंने सबसे पहला काम वही किया कि उन्होंने भारत से इन विदेशी शकों को परास्त किया। न केवल अपनी सीमा से बाहर निकाला बल्कि वो जहाँ से आए थे उन्हें अरब तक लेकर खदेड़ा और अरब में जाकर उन्होंने मक्केश्वर की पूजा की। इसकी भी चर्चा भविष्योत्तर पुराण में आती है। तो उस समय का जो वैभव था, चाहे वो आपने अभी बात की व्यापारिक केंद्र के रूप में, बहुत जगह व्यापारिक केंद्र के रूप में उज्जैन की चर्चा आती है। बाणभट्ट ने जो है अपनी कादम्बरी में भी किया है, कालिदास ने मेघदूतम में भी किया है। इसको बहुत ही एक उत्कृष्ट व्यापारिक केंद्र के रूप में, एक बहुत ही अच्छे शहर के रूप में इसकी चर्चा की गई है। कालिदास ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब कोई पुण्यात्मा अपना पुण्य का भोग करने के लिए स्वर्ग जाता है और जब उसको कुछ पुण्य उसके बच रह जाते हैं तो उसे जो धर्मराज है वो उज्जैन भेज देता है कि भाई उज्जैन जो है वो स्वर्ग का एक खंड है, बाकी सुख जाकर तुम उज्जैन में भोगो। ये वाक्य ध्वनित करता है कि उस समय का उज्जैन कितना शांतिपूर्ण, कितना समृद्धिपूर्ण, हर दृष्टि में कितना सुंदर रहा होगा कि यहाँ आने के बाद वही सुख व्यक्ति पाता था जो स्वर्ग में जाकर के पाता है। तो इस प्रकार से उस वैभव को, विक्रमादित्य के काल का जो वैभव था, जहाँ पर एक रामराज्य की परिकल्पना थी और जिसको विक्रमादित्य ने साकार किया अपने राज्य में, हर छोटे से व्यक्ति को सही न्याय मिलना, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, कोई रोगी ना हो, कोई दीनता का अनुभव ना करे। इस प्रकार एक समतामूलक, एक अत्यंत समृद्ध समाज की परिकल्पना को जिसने चरितार्थ किया अपने राज्य में, ऐसे विक्रमादित्य के उस वैभव को फिर से वापस लाने के लिए ये विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसके जो प्राथमिक शिल्पी हैं जिनके मार्गदर्शन में काम हो रहा है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और उनका बहुत ही स्पष्ट चिंतन है, बहुत ही स्पष्ट उनका लक्ष्य है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विक्रमादित्य शोध पीठ उस दिशा में चल रहा है और निकट भविष्य में हम उज्जैन को फिर से वैसा बना पाएंगे। तुलसीदास जी, आपने एक बात और कही अपने इसमें कि जिस तरीके से इतिहास लेखन में हमारे भारतीय इतिहास के जो सम्राट हैं, जिनकी यश कीर्ति का गुणगान और उनके बारे में समस्त जानकारी समस्त भारत को होना चाहिए थी, उसको छुपाने का और उसको गलत तरीके से बताने का प्रयास किया गया। क्या इसके पीछे की सोच रही होगी? किस तरीके से, ये एक तरीके से भारत विखंडन का ही आप एक स्वरूप भी कह सकते हैं। तो क्या सोच रही होगी और क्या उसमें सफल हुए? देखिए, अभी जैसा आप बता रहे हैं कि 10-12 साल पहले, 15 साल पहले ही जो है शोधपीठ ने अपना ये कार्य प्रारंभ किया और ये बहुत पुनीत कार्य था। सोच क्या रही और क्या उसमें कितने सफल हुए? आखिर हम क्यों नहीं, हमारे ही सम्राट विक्रमादित्य जिनकी यश कीर्ति पूरे विश्व में थी और हम ही उस यश कीर्ति से अनजान रहे, हमारी विरासत पर विश्वास का संकट क्या है? इसकी पूरी वजह क्या रही? मैं इस पे 2 कारण समझता हूँ। पहली बात तो
सम्राट विक्रमादित्य जैसे महान पुरुष के बारे में इतिहासकारों ने और साहित्यकारों ने जो है खोजने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यदि तथ्य समाज के सामने होते तो कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना को झुठला नहीं सकता है। एक व्यक्ति झुठलाएगा तो दूसरा तो खड़ा होगा सपोर्ट में कि आप कैसे इस बात को गलत सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही विचारधारा का तो था नहीं। तो मुझे लगता है कि पहला कारण तो यही था कि विक्रमादित्य को खोजने का ठीक से प्रयास नहीं किया गया। बाद में विक्रमादित्य शोधपीठ ने खोजा और उसने सिक्के भी पाए, उसने जो है मृदभांड भी पाए, है ना, उसने साहित्य भी पाया, और उसने अब तो कोई संशय ही नहीं रह गया। उन्होंने इतने अधिक प्रमाण सबके सामने खड़े लाकर रख दिए हैं कि अब कोई इस बात को अस्वीकार कर ही नहीं सकता कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व आदि विक्रमादित्य थे, जिनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। दूसरा कारण ये भी था कि जिनके हाथों में इतिहास लेखन का काम सौंपा गया, तो वो चुनिंदे व्यक्ति होते हैं जिनको हमने काम सौंपा। अब वो किस प्रकार का विचार अपने मन में रखते हैं, वो क्या चिंतन करते हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि से इतिहास लेखन कर दिया। तो ये इतिहास लेखन में मैं अपनी दृष्टि में एक कमी मानता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में काम सौंपा गया जिन्होंने इतिहास के साथ न्याय नहीं किया। ऐसे महान पुरुषों को हाशिए में ढकेल दिया, उन्हें जानने का प्रयास नहीं किया या कमतर आंका गया। तो ये दोनों दृष्टियों पर मैं अपनी बात को योजनाबद्ध रहा होगा, क्योंकि वो तो एक ग्रुप काम कर रहा था ना, तो ग्रुप में ये गलतियाँ होना स्वाभाविक है। जी जी। लेकिन आज चूँकि अब आप सबके सामने अनेक शोध हुए, तो उससे तो अब बात सब निराधार सिद्ध हो गई। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि चूँकि सम्राट विक्रमादित्य के संबंध में अभी भी अगर आप देखें तो हमारे युवा वर्ग, खासकर जिसे हम जो है जैन जी का नाम दिया गया, हम उस शब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पाश्चात्य शब्द है, पर हमारी जो युवा शक्ति है या स्कूली बच्चे हैं, उन तक भी अभी विक्रमादित्य को पहुंचाने का क्या मार्ग हो सकता है, उनके बारे में जानना और गर्वित महसूस करना। जब आप अपने ही राज्य के, अपने देश के किसी महान विभूति के बारे में जानते हो तो आपको गर्व महसूस होता है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सर, उसके लिए तो दो बातें। पहली बात तो ये अपना नाट्य महोत्सव तो आपने प्रारंभ विक्रमादित्य शोधपीठ ने प्रारंभ कर ही रखा है, और ये बहुत अच्छा किसी महानायक को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम होता है, वो तो प्रारंभ है ही। लेकिन देखिए, युवा वर्ग तो जब तक हम इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और पाठ्यक्रम का हिस्सा कोई भी विषय तब बनता है जब वो प्रमाण सिद्ध हो, प्रामाणिक हो। हम कपोल कल्पित कथाओं को नहीं रख सकते। तो चूँकि अब विक्रमादित्य तो इतिहास और पुरातत्वों के साक्ष्यों से पूर्णतः प्रमाणित है कि हमारे यहाँ वो आज से 2082 वर्ष पूर्व थे राजा, तो अब हम समय आ गया है कि हम उनके जीवन चरित्र को बहुत ही व्यवस्थित स्वरूप में पाठ्यक्रमों में रखें, केवल न केवल प्राथमिक कक्षा में, बल्कि इसे हम उच्च स्तर तक लेकर के जाएं। और जब अलग अलग भागों में हम उनके जो है जीवन चरित्र को, उनके जीवन चरित्र के अलग अलग भागों को, चाहे वो न्यायप्रियता का क्षेत्र रहा हो, चाहे उनके वो जो है अदम्य शौर्य का रहा हो, चाहे उनके ज्ञान का रहा हो, इन अलग अलग विषयों पर यदि हम उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो युवा वर्ग उसको जानेगा। क्योंकि आज का युवा पाठ्यक्रम में यदि है तो उसे वो सबसे अधिक प्रमाण मानता है। आप देखते होंगे कि विद्यार्थी जब बालक पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है और उसका शिक्षक जो उसे पढ़ा देता है तो उसको ब्रह्म वाक्य मान लेता। हम फिर यदि इसके विरुद्ध में कहते तो स्वीकार नहीं करता। तो बच्चों का ये मस्तिष्क होता है कि जब आचार्य के मुख से, शिक्षक के मुख से कोई बात उसे समझाई जाती है तो उसके अंदर तक प्रवेश करती है। इसलिए इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा अवश्य बनाया जाना चाहिए, तब हम विक्रमादित्य को पूरी तरह से अपने आने वाली जनरेशन को बता पाएंगे। देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ से विदेशी शकों को मार के भगाया, खदेड़ दिया। उनके यश कीर्ति का उद्घोष अरब में भी होता है, वहाँ के भी कवियों ने इनका गुणगान किया है, और अखंड भारत में उनका राज्य भी था। तो लोग ये भी कहते हैं कि जो इतिहासकारों का अन्याय है, या जो इतिहास लिखने में जो सोच समझ के जिस तरीके से कार्य किया गया है, हम पाठ्यक्रम में सिकंदर को महान पढ़ते हैं,
जबकि वो एक रोंदता हुआ विश्व जीतने के साथ उसमें गया था। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य ने नवरत्न की कल्पना, उनकी चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे आर्थिक उनकी वो संपन्नता, उज्जैनी का वैभव है। मैं ये समझना चाहता हूँ, चूंकि आप बहुत विद्वत हैं, सिकंदर को महान कहा जा सकता है। हमारे सम्राट विक्रमादित्य जो हमारी धरोहर है, आप उन्हें किन शब्दों में कहना चाहेंगे? क्या अलंकरण उनके लिए होना चाहिए? देखिए, जो महान नायक होते हैं, तो ये तो इतिहासकारों ने की भूल थी कि उन्होंने सिकंदर के पहले महान शब्द जोड़ा, जबकि वो लुटेरा था। महान भी होगा तो अपने देश, अपनी संस्कृति के लिए हो सकता है, भारत के लिए तो संभव ही नहीं कि हम उसे महान शब्द कह सकें। तो ये तो एक बहुत बड़ी भूल थी जिन्होंने भी उसके नाम के आगे महान जोड़ा। बात आई सम्राट विक्रमादित्य जैसे महापुरुष के संदर्भ में, तो सम्राट विक्रमादित्य का जो कार्य है, उनकी जो राज्य व्यवस्था थी, वो उन्हें महान बनाती है। और महान शब्द इतिहासकारों ने नहीं भी जोड़ा, तब भी हमारे सम्राट विक्रमादित्य की महानता में कोई कमी नहीं आई है। केवल उनको जन जन तक अभी उनका जो जीवन परिचय है, उनके बारे में जो जानकारी है, वो पहुंचाने की अभियान की शुरुआत हो गई है। बस उसी को पूरा करना है, क्योंकि हमारे जननायक हम भगवान राम के प्रारंभ में कभी महान नहीं कहते हैं, वो बल्कि हम प्रेम में तो श्री भी नहीं लगाते, राम कहते हैं। तो जिसके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा, बहुत अधिक सम्मान हो जाता है, हम उसके प्रति औपचारिक शब्दों का प्रयोग फिर नहीं करते, उसे अपना मान बैठते हैं। तो हमारी भारत की परंपरा रही है कि हम बहुत ज़्यादा विशेषण जोड़कर किसी को महान नहीं बनाते, उसको दिल से अपनाकर महान बनाते हैं, उसके आदर्शों को अपनाकर महान बनाते हैं। तो जैसे राम को जन जन के राम हैं, कोई शत्रु भी राम को अपना मानता है, वैसे ही विक्रमादित्य भी जन जन के नायक हैं। केवल वो मालवा के राजा, केवल बृहत्तर भारत के ओर अधिपति नहीं थे, बल्कि ऐसे महानायक तो विश्व के महानायक होते हैं। और निश्चित रूप से यदि हम उनको जन जन तक पहुंचा पाए अलग अलग माध्यमों से, तो वो केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व के एक प्रेरणादायक सम्राट बनेंगे और लोग उनके आदर्शों से बहुत कुछ सीखेंगे, ऐसा हम मानते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं उज्जैनी के यदि वैभव की बात करूँ, एक दौर बहुत स्वर्णकाल रहा होगा जब सम्राट विक्रमादित्य के राज्य में उज्जैनी राजधानी भी हुआ करती थी और उसका वैभव था। सब पौराणिक नगरी तो है ही। आज का भी उज्जैन आप देख रहे हैं और उसी गति से विस्तार भी ले रहा है, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वही स्वर्णिम दौर की ओर उज्जैन जो है पुनः उस पथ पर चल पड़ा है? क्योंकि एक वजह जो है कि उस समय भी एक महान सपूत थे जो उज्जैनी का नेतृत्व कर रहे थे। आज भी मध्य प्रदेश का नेतृत्व उज्जैनी के ही एक महान सपूत कर रहे हैं। हमें तो पूरा भरोसा है विक्रमादित्य के उसी वैभव को फिर से उज्जैनी के माध्यम से पूरे भारत में स्थापित करने के लिए एक भगीरथ प्रयास हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो उज्जैन के अपने लाडले हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और वो कोई भी जननायक यदि पूरे संकल्प के साथ किसी काम को आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से इसमें संकल्प में सिद्धि मिलती है। और केवल इस विक्रमोत्सव में हम लोग जैसा देख रहे हैं कि केवल साहित्यिक गतिविधियाँ नहीं हो रही, यहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही हैं, यहाँ पर उद्योगों की बातें हो रही हैं, यहाँ पर 2-3 शहरों को मिला करके एक मेट्रोपोलियन जो सिटी की बात हो रही सिटीजन, ये सब कुछ जो उनका चिंतन है ये उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उज्जैनी जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में नेतृत्व कर रही है, मोक्षपुरी है, महाकाल की नगरी है, लोगों को शांति और सुकून देती है अंदर से, उसी प्रकार से सुख और समृद्धि भी देगी, व्यापारिक केंद्र के रूप में बनकर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर करके। और तो जो स्वरूप हम विक्रमादित्य के समय में देखते थे, आध्यात्मिक दृष्टि में भी, सामाजिक दृष्टि में भी और व्यापारिक दृष्टि में, औद्योगिक दृष्टि में, सभी दृष्टियों में एक समृद्ध नगरी के रूप में ये विख्यात थी, इसकी कीर्ति चारों ओर थी। मुझे लगता है कि यदि हम इसी गति में आगे बढ़ते रहे, इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे, तो निकट भविष्य में उज्जैन अपने उस वैभव को फिर से पाएगा। फिर से यहाँ कालिदास जैसा विद्वान जन्मेगा, फिर से यहाँ विक्रमादित्य जन्मेंगे और एक अच्छे जो है शासन की, एक अच्छे समाज की, एक अच्छे व्यवस्था की
और फिर से शुरुआत होगी। क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया। एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है कि उज्जैनी भी एक गुरुकुल परंपरा का भी जो नगर रहा है। तो देखिए आज जो परीक्षा होती है ये परीक्षा अलग तरीके की होती है, लेकिन गुरुकुल परंपरा में जो शिष्य जो गुरु के रहते थे, अगर मैं या हमारे दर्शक समझना चाहें कि उस गुरुकुल परंपरा में शिष्य की श्रेष्ठता या शिष्य की परीक्षा कैसे ली जाती होगी, अगर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, प्राचीन जो गुरुकुल होते थे, जैसे उज्जैन में ही सबसे प्राचीन गुरुकुल था महर्षि शांतिपनि का, जहाँ स्वयं कृष्ण पढ़ने के लिए आए। कृष्ण पढ़ने आए और यहाँ से श्री कृष्ण बनकर वापस गए। मतलब उनको बहुत कम समय में उनके गुरु ने, चूँकि वो बहुत मेधावी छात्र थे, एक बार जो पढ़ाया गया वो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। और तो ऐसे मेधावी छात्र को पाकर उज्जैनी धन्य भी हुई। और कहते हैं कि केवल 64 दिनों में उन्होंने 64 अलग अलग कलाओं को सीख लिया और बहुत कम समय में पूरी विद्याएं पढ़ा करके वापस भी लौट गए। तो उस जमाने में क्या होता था सर, प्राचीन जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी उसमें एक एक ग्रंथ को पढ़ाया जाता था। उदाहरण के लिए हमने ऋग्वेद यदि प्रारंभ किया तो ऋग्वेद गुरु उच्चारण करके पूरा विद्यार्थी को सुनाता था। गुरु जैसे जिस स्वर में जिस तरीके से उच्चारित किया वैसे ही गुरु उसका शिष्य उच्चारण करके सीखता था, उसको रटता था। मतलब एक एक ग्रंथ कंप्लीट कराए जाते थे। वेद हो गया, फिर मान लीजिए साहित्य में काव्य प्रकाश हो गया, काव्य है कालिदास का मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम, तो प्रथम पेज से लेकर अंतिम पृष्ठ तक वो गुरुजी ने पढ़ाया। वो विद्यार्थी को कंठस्थ भी होना चाहिए, उसका अर्थ भी आना चाहिए, उसकी व्याख्या भी आनी चाहिए, उसकी गंभीरता जो है, कवि कहना क्या चाहता वो आशय भी आना चाहिए। तब वो विद्यार्थी उस पुस्तक का पंडित माना जाता था। तो पहले पुस्तक आधारित परीक्षा हुआ करती थी। एक ग्रंथ की पूरी हुई, घोषित हो गया कि इस ग्रंथ का ये महापंडित है। फिर आप उससे कैसे भी उस ग्रंथ से पूछिए, कितनी भी गहराई में जाकर पूछिए, हर उत्तर उसके पास होता था। ऐसे पंडित तैयार होते। अभी भी ये परीक्षाएं चलती हैं। दक्षिण भारत में एक तेनाली परीक्षा होती है और संस्कृत भारती एक संगठन है, वो शलाका परीक्षा लेता है। अभी मैं कल दिल्ली में था, उसी परीक्षा में परीक्षा लेने गया था। उसकी क्या परंपरा, हम एक ग्रंथ देते हैं कि आपको एक ग्रंथ पूरा तैयार करना है। हम एक चांदी की शलाका से ऐसे पेज में घुसेड़ते हैं, हमने पलटा, जहाँ खुल गया वहीं से सुनाना शुरू करो। एक चरण की परीक्षा। दूसरे चरण में हमने फिर उसमें प्रवेश करा, जहाँ खुल गया हमने जो पूछा उसका अर्थ समझाओ। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे सुनाता रहेगा वो। फिर हमने तीसरे पार पुस्तक बंद कर फिर खोली और हमने इस बार उससे गहराई से प्रश्न किया, जो विद्वान जानता है जिसका आंसर। ऐसे तीनों चक्रों में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होता था उसको हम पुरस्कृत करते थे। तो प्राचीन गुरुकुल में यही होता था। हमारी उज्जैनी भी परीक्षा का केंद्र थी। राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक एक पुस्तक लिखी है। उसके 10वें अध्याय में उसने लिखा है कि श्रूयते चोज्जयिन्याम काव्यकार परीक्षा। ये वहाँ का वाक्य है कि सुना है हमने कि उज्जैनी महाकवियों की परीक्षा भूमि थी। कोई भी व्यक्ति महाकवि तभी बनता था जब उज्जैन के विद्वान उसको ये प्रमाणित करते कि तुम महाकवि हो। तो ये जो बहुत बड़े वैभव की बात है ना उज्जैन के लिए, तो कि परंपरा थी कि महाकवि का जो बिरुद था, जो उपाधि थी, वो यहीं से मिलती थी। तो वो जो पुराना वैभव था कालिदास का, वो फिर से लाने के लिए हमें यत्न करना है। और महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उसी के लिए समर्पित है। हमारे यहाँ तो संस्कृत की जो प्राचीन शाखाएं हैं, वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, योग, उन्हीं विषयों का हम अध्ययन अध्यापन कराते हैं। और हमारे कुलगीत में भी लिखा हुआ है कि जो प्राचीन वैभव है विक्रमादित्य का, उसकी सभा का हम फिर से उसे प्रवृत्त कर रहे हैं पाणिनि विश्वविद्यालय के रूप में। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन का, चाहे पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय प्रकल्प हो, विक्रमादित्य शोधपीठ हो, अन्य जो प्रकल्प हैं, ये सब मिलकर विक्रमादित्य के उस पुराने वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और वो सफल होंगे। गुरु शिष्य परंपरा में एक बात और जो मैंने सुनी है, कहीं पढ़ा भी था मैंने, कि एक तो जो आपने माध्यम बताया, एक तो परीक्षा का ये माध्यम रहा ही है, एक माध्यम ये भी रहा करता था कि कोई जो शिष्य है, यदि उस गुरु को उसको दीक्षित करने के बाद यदि उसको उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र देना है तो उनके ही समानांतर किसी गुरुकुल में और उनसे द्वेष रखने वाले किसी गुरु के पास भेजा जाता था। वो क्या तरीका रहता था? ये निष्पक्षता के लिए था
कि कोई गुरु पर यह आरोप न लगाए कि उसने अपने विद्यार्थी को सर्टिफिकेट दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया, इसलिए वो उस गुरुकुल में भेजते थे कि जो आचार्य उसके प्रतिद्वंदी होते थे आचार्य के, तो उसके पास भेजा करते थे कि मैंने तुम्हें जो शास्त्र पढ़ाए हैं, जाओ उनको पूरा सुना करके आओ, उनसे बोलना कि आप मेरी परीक्षा लीजिए, चैलेंज देंगे तो आपसे वो कठिनतम प्रश्न पूछेंगे, जिन प्रश्नों में प्रायः लोग अटक जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते, ऐसे स्थलों में ही वो प्रश्न करेंगे, और यदि तुम उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाए तो मैं मानूंगा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है और तुमने वास्तव में पढ़ा है। तो ये परीक्षा की निष्पक्षता की सबसे ऊंची पराकाष्ठा थी कि हम विद्यार्थी को उसके पास भेज रहे हैं जो सबसे कठिन परीक्षा लेने के लिए पहले से तैयार बैठा है कि आओ, और वो नहीं चाहता कि उसकी कीर्ति बढ़े मेरे प्रतिद्वंदी की, आचार्य की, इसलिए वो कठिन परीक्षाएं लेता था। और ऐसी बड़ी विलक्षण परंपरा हमारे यहाँ परीक्षा की थी। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में आप जिन आचार्यों का नाम सुनिए, वो उस विद्या के सबसे सशक्त हस्ताक्षर होते थे, उनके ज्ञान में कहीं कोई कन्फ्यूजन होते ही नहीं था, इसीलिए होते थे। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं ही अपने जो शब्द सुधार लेता हूँ, मैंने द्वेष की जगह प्रतिद्वंदी ज्यादा प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा कि मैंने द्वेष वाला शब्द का उपयोग किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए थे। गुरुओं के बीच में प्रतिद्वंदता हो सकती है, द्वेष तो नहीं होता। एक सवाल और जो मेरे मन में आ रहा है कि उज्जैनी ही एकमात्र मुझे लगता है कि ऐसा नगर है, ऐसा पौराणिक नगर है जहाँ पर अलग अलग देवी देवता भी विराजमान हैं। तो जितना धार्मिक महत्व उज्जैन का है, शायद ही किसी अन्य नगर का होगा। उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, उज्जैनी जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये कभी भी नष्ट न होने वाली नगरी है, ये प्रतिकल्पा कहलाती है। पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है पर उज्जैन कभी नष्ट नहीं होता। और ये महाकाल स्वयं साक्षात यहाँ पर विराजमान है। भगवान शिव जो हैं, वो शिव पुराण की आप कथा पढ़िए तो शिव पुराण में जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो ब्रह्मा जी शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप प्रकट होइए और मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं संसार की रचना करूं। तब उस समय भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार का निर्माण तो स्त्री पुरुष पृथक होंगे तब होगा, आप एक रूप में हैं, प्रभु अलग अलग होइए। तब भगवान मुस्कुराते हुए दाहिने स्वरूप से भगवान महाकाल के रूप में, शिव के रूप में, और वाम अंग से पार्वती के रूप में प्रकट होते हैं और फिर सृष्टि बनती है। तो ये सृष्टि चक्र का मूल स्थान है, कौन? अपना उज्जैनी। तो इसलिए जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पूरी पृथ्वी का। इसको केंद्र भी कहा गया, पृथ्वी का नाभि स्थान कहा गया है। तो चूँकि ये समग्र सृष्टि चक्र का मूल स्थान है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये सृष्टि प्रवर्तन का भी मूल स्थान है। स्वयं भगवान शिव और शिव पार्वती के रूप में यहाँ पर विराजते हैं, महाकाल के रूप में विराजते हैं। महाकाल के अनेकों नाम हैं पर अभी वर्तमान में भगवान महाकाल के रूप में विराजते हैं। तो ये सृष्टि का मूल स्थान है। विश्व को यदि हम चक्र के रूप में देखें तो उसका मूल नाभि केंद्र है ये। तीसरा जो है, हमारे यहाँ शिव को जो है वो विद्याओं का अधिपति देवता कहा गया है। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में एक कथा आती है कि किस व्यक्ति को कौन से देवता की पूजा किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करनी चाहिए। तो वहाँ पर अलग अलग देवताओं का नाम आता है कि यदि आपको सौंदर्य चाहिए तो उर्वशी की पूजा करिए, रुपए पैसे चाहिए कुबेर की करिए। वहाँ पर लिखा है कि विद्या कामस्तु गिरीशम, कि यदि आपको विद्याएं चाहिए तो आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शिव जो है ना, वो विद्या के स्वामी, सभी प्रकार की विद्याओं, केवल संस्कृत नहीं, जितनी विद्याओं की शाखाएं हो सकती हैं, सबके मूल केंद्र भगवान शिव है। पाणिनि बहुत बड़े आचार्य हैं जिनके नाम से हमारा विश्वविद्यालय है। उनको भी भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजा करके वर्णमाला दी, और उन्होंने व्याकरण, भाषा विज्ञान का जो पहला ग्रंथ है पाणिनि व्याकरण उन्होंने बनाया, और अद्भुत ग्रंथ है वो। तो ये जो उज्जैनी है, ये विद्याओं का भी मूल स्थान है, सृष्टि का भी मूल स्थान है, ब्रह्म के सगुण रूप में अवतरित होने का भी मूल स्थान है, और ये कभी भी नष्ट ना होने वाला स्थान है। इसलिए ये उज्जैनी का जो वैभव है
वो दूसरे किसी भी नगर से, दूसरे किसी भी स्थान से तुलनीय नहीं है। ये अपने आप में केवल अकेले है। आपने संस्कृत का भी बात की, तो मैं ये भी समझना चाहूँगा कि संस्कृत का अत्यधिक महत्व है ये, और संस्कृत से ही विश्व की सारी भाषाएं जन्मी है। कहीं ना कहीं संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल उनके भाषाओं में दिखता है, उनकी बोली में दिखता है। कंप्यूटर में भी संस्कृत का ही जो है वो है। सवाल ये है कि हमारे बच्चों में संस्कृत के प्रति वो लगन, वो उत्साह, वो ललक, वो प्रेरणा क्यों नहीं हो पाती? आप चूँकि संस्कृत विश्वविद्यालय में ही हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बहुत कठिन चुनौती है आज के समय में। इसके मूल कारणों में यदि हम जाएं तो सबसे पहला कारण तो ये है कि संस्कृत देखिए, कोई भी विद्या जो है, जब तक यदि शासन उसको महत्व देता है, उस पर नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं, तो सामान्य धारणा विद्यार्थी की होती है कि उसी विद्या को ज़्यादा पढ़ता है जिसमें नौकरी मिले, उसको जीविका के संसाधन मिले। तो पहली बात तो शासन की कोई भी सत्ता हो उसकी उपेक्षा पहला कारण है। दूसरा यह है कि जो संस्कृत की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो संसाधनों का नितांत अभाव है। आज कोई भी विद्यार्थी जब दोनों जगह देखता है कि एक तरफ संसाधन संपन्न संस्थाएं खड़ी हैं और एक तरफ जो है अभावग्रस्त संस्थाएं खड़ी हैं, तो कोई भी विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से उसका मन अच्छी संस्थाओं की ओर जाने का हो। तीसरा कारण, स्कूल शिक्षा में संस्कृत शिक्षकों की अत्यधिक कमी है। वहाँ पर प्रायः हमने जो देखा है और देख रहे हैं, हिंदी शिक्षक को संस्कृत विषय पढ़ाने का काम सौंप दिया जाता है। अभी कुछ समय से, जब से भाजपा सत्ता में हमारे यहाँ है, तब से हम देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी कुछ वर्षों से ये स्थिति घटी है। अभी संस्कृत में 2-4 विद्यार्थी भी यदि हैं तो गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है और संस्कृत का व्यक्ति पढ़ा रहा है। लेकिन इसके पूर्व हमने देखा है कि वहाँ पर हिंदी के शिक्षक को कह दिया जाता था आप संस्कृत पढ़ाओ। जो व्यक्ति संस्कृत स्वयं नहीं जानता, वो शिक्षक जब विद्यार्थी को संस्कृत पढ़ाने जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो ठीक से नहीं पढ़ाएगा और विद्यार्थी के हृदय में संस्कृत के प्रति अरुचि, भय का वातावरण जन्मेगा और उसके मन में संस्कृत के प्रति थोड़ी बहुत जो श्रद्धा थी वो समाप्त होकर भय में बदल जाएगी। फिर कौन संस्कृत पढ़ने के लिए आएगा? हम लोग इसको बहुत इस समय अपने विश्वविद्यालय में देखते हैं कि 12वीं तक के विद्यार्थियों को हम अपने यहाँ प्रवेश दे रहे हैं। हम संस्कृत के विद्यार्थी जो 12वीं तक पढ़ के आते हैं, उनमें भी देखते हैं कि संस्कृत के संस्कार कमज़ोर होते हैं। वो वजह यही है कि वो सही गुरु से पढ़कर नहीं आए। दूसरी बात हम देखते हैं कि शासन की उपेक्षा के कारण 12वीं तक उनको संस्कृत पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं दिया गया। फिर भी परिवार ने उनको हमारे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। हमारे यहाँ साइंस के बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ आर्ट के बच्चे आते हैं। वो चाहते थे पढ़ना, पर संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया। वो हमारे यहाँ आते थे, उनको हम स्पेशली 3 महीने का कोर्स कराते हैं, फिर हम उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए प्रवेश देते हैं। तो लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई है, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा मूल में है, उसके केंद्र में। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की हम जब बात करते हैं तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें हजारों ग्रंथ हैं, उनका मूल संस्कृत है, वो संस्कृत में ही लिखे हुए। आज फिर से संस्कृत के प्रति दृष्टि बदली है नई शिक्षा नीति के कारण, और आज हमारी संस्कृत IIT जैसे, IIM जैसे जो देश के शीर्ष संस्थान हैं, वहाँ पर भी उनके पाठ्यक्रमों में अनिवार्य सम्मिलित हो रही है। तो जब संस्कृत इन संस्थानों में प्रवेश करेगी और वहाँ के विद्यार्थी भी संस्कृत की ज्ञान संपदा को जानेंगे, तो फिर से दृष्टि में परिवर्तन आएगा। और हमें लगता है कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से, और जैसा अब सरकार ध्यान दे रही है, कुछ समय के बाद संस्कृत का भविष्य अच्छा होगा। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल और है, चूँकि आपने संस्कृत, रोजगार, स्वरोजगार ये वाली बात होती, तो संस्कृत को सामान्य तौर पर समाज के मन में एक ही धारणा है कि संस्कृत यानी कर्मकांड की बात, कर्मकांड के लिए। तो पहला तो सवाल यही कि इस पे आप स्पष्ट करें, क्या संस्कृत ही कर्मकांड के लिए ही सीखी जा सकती है? दूसरा है कि संस्कृत के विद्वान या संस्कृत से जो स्नातक हैं या आपके विश्वविद्यालय से के स्नातक,
उनके लिए रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? बहुत अच्छा आपने पूछा है। संस्कृत में स्वरोजगार की संभावनाएं तो अपार हैं जी। और नौकरी के अवसर भले कम हों, नौकरी में प्रायः बच्चे हमारे शिक्षण कार्य में ही जाते हैं। वो स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक जाते हैं। दूसरा, धर्मगुरु में बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हो जाता है। इसके बाद ग्रेजुएशन मात्र जहाँ भी मांगा जाता है वहाँ वो अपनी योग्यता से वहाँ भी चले जाते हैं। अब आपने कही कि कर्मकांड की भाषा, ये समाज में एक बहुत गलत संदेश भेज दिया गया कि संस्कृत का मतलब केवल पूजा पाठ की भाषा। इसीलिए दूसरे जो ब्राह्मणेतर जो वर्ग के लोग हैं वो प्रायः कहते हैं भाई इसको पढ़ के हम क्या करेंगे, कोई हमसे पंडिताई भी नहीं कराएगा, और वे लोग अन्य वर्ग के लोग इसको पढ़ने से कतराते हैं। ये एक गलत धारणा है। पहली बात तो संस्कृत चूँकि स्वरोजगार की भाषा है, मैंने आपको बताया। आज आप चाहे स्वरोजगार में कैसे कर सकते हैं कि एक तो इसमें ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो बहुत ही आकर्षण पैदा करती है समाज में। ज्योतिष यदि आपने पढ़ लिया तो आपके पास कोई, इसको बिन पूंजी का बिजनेस, व्यापार कहते हैं संस्कृत विद्या को। यदि आपने ज्योतिष पढ़ ली, कर्मकांड पढ़ लिया, आपने प्रवचन करने की कला सीख ली, भागवत कथा वगैरह करना सीख गए, ये कुछ ऐसे इसके पार्ट हैं जिनको केवल आप सीख जाइए। आपको जेब में एक कुसा ले लेना है, उठा लेना, कुसा और पवित्री जो पहनाते हैं, और आपके मुख में विद्या है, इतने ही आपको चाहिए। एक पैसा भी आपको कहीं पर लगाना नहीं है और आपका बिजनेस शुरू। यदि हम इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से विचार करें तो और इसकी असीम संभावनाएं हैं, और ये कोई भी वर्ग का व्यक्ति पढ़ सकता है। केवल ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति पढ़े ये संभव नहीं, कोई भी पढ़ के ये विद्याएं अपना करके और स्वरोजगार कर सकता है। हमारे विद्यार्थियों ने योग है, योग तो मूलतः संस्कृत का ही है ना, यदि तो इसको अपना करके खूब पैसा कमाया जा सकता है। तो स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। हम तो ये अपने विद्यार्थियों को, समाज को भी हम ये समझाते हैं कि संस्कृत 100% स्वरोजगार की भाषा है। बस इसको मेहनत से पढ़ लीजिए। यदि आपने मेहनत से पढ़ लिया तो संस्कृत विद्या को हमारे यहाँ गुरुजन हमारे जो पढ़ाते हैं इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। यदि आपने संस्कृत पढ़ लिया तो आप भूखे तो मर ही नहीं सकते, आप 4 लोगों का पेट भरेंगे। ऐसी विद्या है। आप देखिए ना, आप वृंदावन आदि में देखिए, कुछ लोगों के मैं नाम स्मरण करा दूं, अनिरुद्धाचार्य जी का ही आप नाम ले लीजिए। वो संस्कृत का विद्यार्थी है। उसके पास क्या था, एक गरीब घर का लड़का, उसने भागवत में कथा कहनी सीखी, मोटिवेशन समाज का करना शुरू किया, और आज वो इतना बड़ा काम वृंदावन में कर रहा। मैं तो चूंकि देख कर, इसलिए मैंने उसका नाम लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? एक गरीब घर से निकला हुआ लड़का, और यदि वो अपनी संस्कृत विद्या के केवल बल पर आज वो हजारों लोगों का पेट पाल रहा है, सैकड़ों माताओं को अपनी माँ की तरह वो रखकर पाल पोस रहा है, तो संस्कृत का विद्यार्थी क्या नहीं कर सकता? इसलिए संस्कृत एक कल्पवृक्ष है, कल्प विद्या है। बस इसमें मेहनत चाहिए। यदि आपने केवल डिग्री के लिए पढ़ा तो ये विद्या आपको फल नहीं देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तुलसीदास जी। तो हमने सम्राट विक्रमादित्य का वैभव, उनकी यश कीर्ति, उज्जैनी का वैभव, उज्जैनी का पौराणिक महत्व के साथ साथ संस्कृत के बारे में, संस्कृत की विद्या की जननी है, संस्कृत स्वरोजगार का बड़ा माध्यम है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने डॉक्टर तुलसीदास जी से समझी। भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में इस तरीके के संवाद निरंतर जारी रहेंगे।